नमस्कार। नमस्कार। अपना घर, ये सपना तो शायद हम सब देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है, भाई कितना खर्च करना सही रहेगा। जेब पर भारी न पड़ जाए। सही बात है, ये सवाल बहुत अहम है। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है, किफायती घर आय के अनुसार चयन। हम उसी के आधार पर ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, उसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं। मकसद बस ये है कि कुछ सीधे सरल नियम समझ आ जाए, ताकि घर खरीदने जैसा बड़ा फैसला सोच समझ कर लिया जा सके। बिल्कुल। तो इस लेख में ना एक 2836 नियम का जिक्र बार बार आता है। सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, ये है क्या असल में? हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा वैसा लगे, पर है बड़ा काम का। ये एक तरह की फाइनेंशियल गाइडलाइन है। देखिए, ये हमें हद में रहना सिखाती है। अच्छा, कैसे? इसके दो हिस्से हैं। पहला है 28% वाला नियम। सीधा सा मतलब है कि आपकी जो मंथली नेट इनकम है, मतलब टैक्स वगैरह कटने के बाद जो पैसा हाथ में आता है, हाँ, इन हैंड सैलरी। बिल्कुल, उसका ज्यादा से ज्यादा 28% ही आपके घर की ईएमआई में जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ओके, सिर्फ 28% होम लोन ईएमआई के लिए? जी। और फिर आता है 36% वाला नियम। अच्छा, वो क्या है? वो कहता है कि आपके जितने भी लोन चल रहे हैं, होम लोन, कार लोन, कोई पर्सनल लोन लिया हो, क्रेडिट कार्ड का बिल हो, सबकी कुल ईएमआई मिलाकर आपकी मंथली नेट इनकम के 36% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओह, तो ये सारे लोन्स को कवर करता है? हाँ, ताकि कर्ज का बोझ हद से ज्यादा ना बढ़ जाए और आपका फाइनेंशियल बैलेंस बना रहे। समझ गया। तो ये नियम हमें ईएमआई की एक लिमिट तो बता देते हैं, पर इससे घर की कुल कीमत का अंदाजा कैसे लगाएं? लेख में कुछ और भी बताया है। हाँ, एक और आम तरीका बताया गया है, वो है अपनी सालाना आय का 3 से 5 गुना। सालाना आय का 3 से 5 गुना? जैसे मान लीजिए कोई साल में 10 लाख रुपए कमाता है। ठीक है, तो वो अंदाजन 30 लाख से 50 लाख के बीच का घर देख सकता है। पर यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये बस एक शुरुआती, एक रफ आइडिया है। हाँ, कोई पक्का नियम नहीं। बिल्कुल नहीं। असल में आप कितना महंगा घर ले पाएंगे वो तो इस पर डिपेंड करेगा कि भाई 28-36 नियम के हिसाब से लोन कितना मिल रहा है और आप डाउन पेमेंट कितना दे पा रहे हैं। सही कहा। चलो एक उदाहरण लेकर देखते हैं इसे। लेख में 50,000 रुपए महीने की इनकम का जिक्र है। मान लेते हैं किसी की नेट इनकम 50,000 रुपए है और कोई दूसरा लोन नहीं है। ठीक है, तो 28% नियम के हिसाब से वो हर महीने ज्यादा से ज्यादा 14,000 रुपए की होम लोन ईएमआई दे सकते हैं ना, 50,000 का 28%। 14,000 रुपए प्रति माह। ठीक है। अब मान लें आजकल ब्याज दर चल रही है, समझ लीजिए 8%, और लोन लेना है 20 साल के लिए। तो इस 14,000 रुपए की ईएमआई पर करीब करीब 17 से 18 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। 17-18 लाख का लोन, और फिर इसमें डाउन पेमेंट भी तो जोड़ना होगा। हाँ बिल्कुल, अगर वो व्यक्ति, जैसा कि अक्सर कहा जाता है, कम से कम 20% डाउन पेमेंट का इंतजाम कर ले, जो इस लोन अमाउंट पर हुआ करीब 4.5 लाख। हाँ लगभग उतना ही, तो वो कुल मिलाकर मतलब 18 लाख लोन और 4.5 लाख डाउन पेमेंट, यानी करीब 22.5 लाख तक का घर खरीदने का सोच सकता है। अच्छा, तो 50,000 की इनकम पर करीब 22-23 लाख का बजट। जी, और यहीं पर देखिए डाउन पेमेंट कितना जरूरी हो जाता है। जितना ज्यादा आप खुद से पैसा लगाएंगे उतना लोन कम होगा, ईएमआई हल्की रहेगी। या फिर उसी ईएमआई में शायद थोड़ा बेहतर घर मिल जाए। हाँ, ये भी हो सकता है। और लोन की शर्तें, जैसे ब्याज दर और लोन कितने साल का है, इसका भी बजट पर सीधा असर पड़ता है। लेख में शायद कुछ रेडीमेड अनुमान भी दिए हैं आय के हिसाब से, जैसे 50,000 वाले के लिए 20-25 लाख। हाँ दिए हैं, जैसे 50,000 रुपए इनकम पर 20-25 लाख, और 1 लाख रुपए महीने की इनकम है तो 40-50 लाख का बजट। ये शायद इन्हीं कैलकुलेशंस पर बेस्ड जनरल गाइडलाइंस है। वैसे लेख में कुछ और जरूरी बातें भी बताई हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि एक तो यही कि कम से कम 20% डाउन पेमेंट की कोशिश जरूर करें। दूसरा, घर खरीदते समय अपने इमरजेंसी फंड को ना भूलें। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। और बाकी खर्चे भी, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट प्लानिंग, हेल्थ का खर्चा, इन सबको भी ध्यान में रखना होता है। और क्रेडिट स्कोर, उसका भी जिक्र है। जी हाँ, लोन अप्लाई करने से पहले अपना क्रेडिट स्कोर जरूर चेक कर लें। अच्छा स्कोर होगा तो शायद बेहतर ब्याज दर मिल जाए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो घर का बजट तय करने के लिए ये कुछ अच्छे तरीके हैं। खासकर ये 28-36 नियम और वो सालाना आय वाला 3-5 गुना का फॉर्मूला सोचने के लिए एक अच्छी शुरुआत तो देते ही हैं। निश्चित रूप से ये नियम आपको एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा देते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए कि हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है ना। हाँ, वो तो है। तो आखिरी फैसला हमेशा
अपनी पर्सनल इनकम, सेविंग्स, खर्चे, फ्यूचर प्लान्स और हाँ, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, इन सब बातों को देख कर ही लेना चाहिए। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है, ये नियम तो ठीक है, लेकिन क्या ये बदलते हुए इकोनॉमिक माहौल में भी उतने ही कारगर रहते हैं? मतलब जैसे कभी ब्याज दरें अचानक बढ़ जाती हैं या प्रॉपर्टी के दाम एकदम से ऊपर चले जाते हैं, तभी क्या ये 2836 या 35 गुना वाला नियम वैसे ही काम करता है, या फिर हमें इन्हें समय और हालात के हिसाब से थोड़ा बदलना पड़ता है? इस पर भी सोचना चाहिए।